एसएचएम जब भी कभी हम सोचते हैं तो बाउंड्री के बीच पार्टिकल का मोशन देख रहे होते हैं। जैसे ये पार्टिकल है, y0 से प्लस a तक जाएगा और फिर माइनस a तक आएगा, और ये जो मोशन आप देख रहे हैं ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा। इसमें जो टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। इसीलिए एसएचएम को पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक है। तो सारे जो एसएचएम है वो पीरियोडिक होगा, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन एसएचएम नहीं होता। सारे पीरियोडिक मोशन एसएचएम नहीं होता। यहां टाइम पीरियड जब हमें पता है तो इससे एक एसोसिएट करते हैं टर्म ओमेगा, 2π/t, 2πf, 2πf। f कहां, यहां चूंकि आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं 1 टाइम पीरियड को, तो ओमेगा का क्या नाम रखते हैं, एक नया नाम दे देते हैं 2π/t को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है, देखो एंगल और ये है फ्रीक्वेंसी, तो दोनों को मिलाकर नाम आया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम एसएचएम के कंडीशन तो एक ही डिसाइड कर चुके कि ऐसा मोशन जिसका इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन या वेलोसिटी ऑफ टाइम का रिलेशन हार्मोनिक फंक्शन हो, जैसे a sin ओमेगा टी, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब ऐसा एक एग्जांपल हम ढूंढते हैं जिनमें पार्टिकल के मूवमेंट का यही इक्वेशन आए। तो ध्यान से देखिए, यहां एक सर्किल एज्यूम करिए और सर्किल के एक डायमीटर को फिक्स कर दीजिए, या अगले पेज पे मैं आ जाता हूं। एक सर्किल एज्यूम करिए और एक सर्किल के डायमीटर को फिक्स कर दीजिए, और इसका जो सेंटर है y0 कह दीजिए, डायमीटर y एक्सिस के लॉन्ग मान लिया, और रेडियस को a कह दीजिए। इस पे सर्कुलर पाथ पे घूमने वाला एक ब्लॉक देखिए, ये जो ब्लॉक है ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका जो चक्कर लगाने का टाइम होगा वो होगा 2π/ω। अरे t = θ/ω यार, इससे चेक कर लो ना। तो ये पीरियोडिक मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम इस ब्लॉक के फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे आ गए, ये कहते हैं FP, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और उसको इस सर्कुलर मोशन के साथ चलता देखिए तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अब कहां आ गया, यहां। तो जैसे जैसे ब्लॉक सर्कुलर मोशन में आगे आ रहा है वैसे वैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है चलता देख रहे हैं हम इस y एक्सिस पे, और इससे इतना अंदाजा लगा कि जितने देर में ये एक चक्कर लगाता है सर्कुलर पाथ पे, उतने देर में ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है डायमीटर पे। इसका मतलब हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर और सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट दोनों का टाइम पीरियड एक जैसा है। अब हम बात करते हैं
डिस्प्लेसमेंट की टी टाइम पे, मान लो टाइम 0 पे यहाँ हमने देखा, टाइम टी पे यहाँ आ गया, तो ये जो एंगल आया होगा, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो ये भी हो गया ओमेगा टी, और ये साइड है ए। तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। सर ऐसे कैसे, अरे यहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना ये, तो आप यदि साइन ओमेगा टी लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई ए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए साइन ओमेगा टी। और यदि ये वाई एक्सिस पे है तो इसी को वाई कह देते हैं, तो ए साइन ओमेगा टी, वाई कोऑर्डिनेट अभी जो होगा उस टाइम पे, तो वाई हो गया ए साइन ओमेगा टी। तो तय हो गया कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन हम देख रहे हैं, ये तो सिंपल हार्मोनिक है, हेंस मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज एसएचएम। वृंदा, क्या आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मोशन एसएचएम दिख गया, कोई कंफ्यूजन? यस सर, नो सर, आ गया। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी कोई एसएचएम देखेंगे तो उसको यदि हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लें तो एसोसिएटेड एक सर्कुलर मोशन दिखने लगेगा। इसका क्या फायदा मिलेगा ये समझिए। जरूरी तो नहीं है कि हम जब देखें तो हमेशा हमें y0 पे ही, टाइम 0 पे एसएचएम करने वाला पार्टिकल दिखे। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लस a/2 पे हमें दिख रहा है पार्टिकल ऊपर जाते। तो हम टाइम 0 पे यदि यहां देख रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, तो आपके मन में विचार आए कि सर ए साइन ओमेगा टी ही होगा, तो टी 0 रखो, y आ गया ए साइन 0, ये हो गया 0, ये तो नहीं चलेगा। तब आप सोचते हैं कि ये जो अपना सर्किल वाला कंसेप्ट था उसके हिसाब से यहां से तो ये शुरू हो नहीं रहा, यहां से शुरू हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आगे जा करके शुरू हो रहा है। तो ये जो एंगल है इसे हम कह देते हैं इनिशियल पोजीशन बताने वाला काम करने वाला क्वांटिटी, इनिशियल फेज, और ये डायरेक्शन भी बता देता है। सर डायरेक्शन कैसे बताता है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर तो ये ऐसे हमारी हैबिट है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मूवमेंट दिमाग में रखेंगे। यदि ऐसा होता कि ये पार्टिकल मुड़ करके वापस आ रहा होता a/2 पे ही, टाइम 0 पे ऐसे ये मुड़ करके वापस आ रहा होता, तब जो सर्कुलर पाथ बनाते उस समय भी ये ऑब्जेक्ट यहां आप दिखाते, ये ऐसे आते हुए, जबकि स्टार्टिंग यहां से तो आज नहीं हो रहा, इस जगह से तो नहीं चल रहा, टाइम 0 पे तो मुझे यहां दिख रहा है, तो इससे कितना आगे है, दैट इज 5। मतलब यहां देखिए, ये एंगल 60 डिग्री दिख गया आपको, सर कैसे, अरे यार ये ए है, ये a/2 है, तो 60 तो होगा ही, और यहाँ 90 डिग्री आपको ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये 5 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 90। अब इसका क्या करेंगे सर, देखिए ये 5 मुझे पता है, तो उससे ये पता चल गया कि ये पार्टिकल a/2 पे है और वापस मुड़ के आ रहा है। ये इनिशियल फेज होता है, जो इनिशियली पार्टिकल कहाँ था, किधर जा रहा था, ये बताने में हेल्प करेगा। और इक्वेशन में उसको कहाँ दिखाएंगे, तो ध्यान से देखिए, पहला वाला चित्र देखिए, मान लेते हैं टाइम 0 पे यहाँ था सर्कुलर मोशन वाला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला ऑब्जेक्ट। नए चित्र में आ जाते हैं, थोड़ा ड्यू ये बड़ा कर दूं मैं, मान लेते हैं यहां पर ये था टाइम 0 पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ, ये इससे आगे, ये आपने कहा 5, यहाँ
और अब समझिए कि ये थोड़ा आगे आया, टाइम जीरो ना, टाइम टी पे यहां आ गया, टाइम जीरो पे यहां था, टाइम टी पे यहां पर है। तो ये जो एंगल आया, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया ओमेगा टी। तो ये अब जो पोजीशन हम देखना चाहते हैं इसका वाई, ये कितना होगा। तो यदि यहां से यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट वाई आप कह रहे हो, तो ये तो हो गया ओमेगा टी प्लस 5, चेक करिए, और ये 90 डिग्री है, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 कितना हो जाएगा, y अपॉन ए, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो हमारे पास ये ऐसे इक्वेशन लिखने का एक तरीका आया। इसमें ओमेगा टी प्लस 5 को हम कहते हैं फेज, और 5 को कहते हैं इनिशियल, टी जीरो कर दो, इनिशियल फेज। फेज क्या करता है, बताने का काम करता है कि पार्टिकल शुरू में कहां था और किधर जा रहा था। अब इससे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए आपसे मैं पूछता हूं और आपको आंसर करना है कि y0 ya सब कोई बताना, a√3/2 पे है पार्टिकल, और ये पार्टिकल मुड़ करके या ऊपर जा रहा है पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में टाइम जीरो पे। इक्वेशन आप क्या लिखने वाले हैं, इक्वेशन एसएचएम का क्या लिखेंगे। एक मिनट, आपको इनिशियल फेज ढूंढना है। सर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5/6, सॉरी सर एक मिनट, 5/3 आएगा सर। बहुत बढ़िया, चेक करिए सब कोई। तो ये ए है, तो यहां यदि मैं कहता हूं थीटा, ये है a√3/2, यही होगा a cos थीटा। तो थीटा आपको दिख गया 30 डिग्री, cos 30√3/2, 5 हो गया 90 माइनस थीटा 60 डिग्री। तो इक्वेशन हो गया a sin ओमेगा टी प्लस 5/3। पिछले लेक्चर में जो भी मिस कर गए थे बच्चे, क्या यहाँ तक आप सब कोई पहुंच गए, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। नो सर। अनुज, आप ये समझ पा रहे हैं। जी सर। ऋत्विक, कोई कंफ्यूजन। ऋतिक, बीच में कहीं छुट्टियों पे आप गए थे। यस सर। तो क्या ये पॉइंट अभी जो मैंने बोला क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, या मैं एक बार फिर से कोशिश करूं। नो सर। बहुत बढ़िया। वेदांत बालक, ओके। ये नहीं, माइक इनका काम कर रहा है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसके फायदे देखते हैं। एक आइडिया तो ये मिल गया। अच्छा, ये तुरंत में बता दीजिएगा कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो यहां से यहां आएगा, इसमें कितना टाइम लग रहा होगा यदि पूरा टाइम है टी तो। सर T/4।
सबको ये समझ में आता है। तो एसएचएम में भी ये यदि y0 से ya तक आता है पार्टिकल, तो उसमें जो टाइम लगता है दैट इज t/4। और फिर सर्कुलर मोशन में अगला देखो, ये भी t/4, तो ये जो वापस आएगा उसमें भी टाइम लगेगा t/4। उसी तरह इसको आते देखो सर्कुलर मोशन में, यहां से यहां सिमेट्री से t/4, तो इसको भी यहां से यहां आने में टाइम लग जाएगा t/4। और जितने सर्कुलर में यहां से यहां टाइम लगेगा वही फिर यहां से यहां t/4। लेकिन यदि मैं बात करता हूं कि y0 से y प्लस a/2 तक आने का और आगे जाते हुए, तो ध्यान से देखिए, यहां से यहां में जितना टाइम लगेगा वही टाइम इसको यहां से यहां में लगेगा। और ये टाइम लिखेंगे θ/ω। थीटा ढूंढो ये, तो यहाँ वाला एंगल पहले पता कर लो, तो ये दिख जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि a/2 को आप a cos थीटा a cos अल्फा लिख देते हो। मान लो यहाँ अल्फा है, तो यहाँ से cos अल्फा कितना आ गया, a/2 1/2। यार गंदा हो गया डायग्राम। यहाँ देखो y0 y a/2, और मैं इसके लिए देखना चाहता हूं टाइम। तो जो टाइम इस आर्क पे लगा सर्कुलर को, उतना ही टाइम एसएचएम को लगा यहां पर। और ये एंगल, आप लोग मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट हो, 60 डिग्री देखो, ये 30 डिग्री देखो, और टाइम देखो 30 डिग्री के बदले π/6 अपॉन ओमेगा, π/6 अपॉन 2π/t, और ये हो गया t/12। ऐसे देखो, यदि y0 से y प्लस a तक आने का टाइम, ये आपने देखा है एसएचएम का t/4, और a/2 का कोई पूछ दे, तो a/2 का पूछ दे तो मन में आता है विचार, सर t/8 कर देता हूं, लेकिन ये विचार सही नहीं है। कारण क्या बनता है कि ये एक रिटार्डेड मोशन है। जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, y प्लस a की तरफ जा रहा है, और रिटार्डेड मोशन है, तो y0 से a/2 तक जाने में कम टाइम लगेगा, a/2 से a तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप आधा नहीं कर सकते t/4 को। तो यहाँ का जो ये टाइम देखेंगे हम, वो सर्कुलर मोशन अप्लाई करके हमने देखा कि ये टाइम होता है t/12। और यदि ये t/12 है तो ऊपर वाला, यदि ये t/12 है तो इसके ऊपर जाने का टाइम यहां से यहां तक का कितना होगा, t/4 माइनस t/12, t/4 माइनस t/12, t/6। हाँ गोड़ लगे छियै। हाँ ओ अपर्णा, अहाँ ठीक छियै ने माँ? ठंडा बहुत। अपर्णा नीचा में छथि माँ, ओ ऊपर क्लास लऽ रहल छी। ठीक है, हाँ ठीक छथि, हाँ गोड़ लगे छी, गोड़ लगे छी। अब यहाँ बताइए मुझे कि इस तरह तो मैं किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी टुकड़े के लिए टाइम निकालने में कंफर्टेबल हो जाऊंगा। अब इसका फायदा मुझे कहाँ मिलेगा? तो देखिए, एक पार्टिकल को देखिए जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ था, स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ होता, उससे मैंने उसे कंप्रेस किया हुआ है और रिलीज कर देते हैं यहां से। और सामने एक दीवार बनवाई हुई है, वो जो दीवार बनवाई हुई है वो प्लस a/2 पे है, जल्दबाजी मत करिएगा। और यहां ये ब्लॉक आएगा, ब्लॉक
टकराएगा दीवार से और वापस आ जाएगा। ये y इक्वल्स टू माइनस ए पर हम ये जो देख रहे हैं, ब्लॉक M इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब इसका मोशन चेक करिए, ये यहां से यहां जाएगा, फिर टकराएगा आगे बढ़ के, फिर वापस लौटेगा और टक्कर में एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, इवन है, इलास्टिक कोलिजन है। तो ये रिपीटेटिव मोशन होता दिखेगा आपको। तो इसका टाइम पीरियड टी डैश कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो अभी अभी जो आपने सीखा उसका फायदा देखिए, ये माइनस ए से 0 तक आने का टाइम t/4, जाने का भी t/4, और 0 से a/2 तक का हमें टाइम नहीं पता मान लो, तो 0 से a/2 तक का टाइम यहाँ डायग्राम बना करके देख लेंगे आवाज कि a/2 तक आने में कितना टाइम लगेगा। उसके लिए ये सर्कुलर पाथ बना के देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ ये हो गया 60, ये हो गया 30, तो यहाँ से यहाँ का टाइम ये होगा, और वो t कितना हो गया 30, π/6 अपॉन ओमेगा, π/6 अपॉन 2π/t, ये हो गया t/12। तो ये भी हमें दिखने लगा t/12 ड्यू टू। तो हम t डैश कितना लिख देंगे, तो t डैश लिख देंगे t/4, ऐसे कौन कितने हैं, ऐसे हैं 2, और फिर t/12 भी हैं 2, इकट्ठा कर लो। और t है कितना, वो तो आपने याद किया हुआ है, 2π√m/k, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के SHM का टाइम पीरियड। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि ये हो जाएगा 8t/12, 2t/3। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी देखो, यदि ऐसा होता y0 नेचुरल लेंथ वाला सिचुएशन, और उससे हमने कंप्रेस किया a, कंप्रेस्ड स्प्रिंग देखो, y इक्वल्स टू -a कह लो, और यहां सामने में एक दीवार बनवाया, वॉल, E का वैल्यू है 1, तो ये रेस्ट से रिलीज करते हैं, रेस्ट से इसको रिलीज करते हैं, M इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब ये जाएगा, टकराता है और वापस आता है, जाने का और आने का। तो ये जो टाइम पीरियड यहाँ बनेगा ये कितना हो गया 2t। सर ये कहाँ पर लगाया सर दीवार? हाँ, दीवार की पोजीशन पता नहीं है ना सर। इसकी पोजीशन, दीवार की पोजीशन बता देता हूं मैं। y इक्वल्स टू, मान लो ये भी है -a/2। अब हमें जानना है कि कितना होने वाला है टाइम पीरियड, नया वाला टाइम पीरियड t डैश। सब कोई आराम से कैलकुलेट करो, मैं रुकता हूं, t डैश हम ढूंढना चाहते हैं। सर t/6 है। t/3। अरे वापस भी तो आएगा, पर t/3। हाँ सर t/3। हाँ अब सही है। अच्छा चलो, मैं मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता, तो y0, y-a, y+a, y-a/2 सारी कहानी मेरे पास है। तो ये एक्सट्रीम से यहां आया, एक्सट्रीम से यहां आया तो सर्किल बना दो पहले, और देख लो ना, पहले यहां था फिर यहां आया, तो एक्सट्रीम से यहाँ का जो टाइम t हमें मिलेगा वो वही टाइम होगा जो यहाँ से t मिलेगा मुझे।
यहाँ देखिए ये एंगल कितना, तो तुरंत दिख गया 60 डिग्री। अरे सर कैसे, ये ए है, ये a/2 है, तो नहीं दिखेगा 60। और यदि ये 60 डिग्री दिख गया तो ये टी भी दिख गया मुझे, टी दिख गया θ/ω, π/3 2π/t, और ये हो गया t/6। तो टाइम पीरियड t डैश हो जाएगा 2t, 2 इंटू t/6। शुभम या शोभित कोई फोन लिया? गौत करियन दादी मत फोन नीचा बल तो 2t/6 t/3, और t क्या था 2π√m/k/3। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से। यस सर। वृंदा मैं एक दो एग्जांपल और करवाऊं क्या? नहीं सर, आ गया मेरे को। ठीक, इसके सेट ऑफ क्वेश्चंस दो मैं अलग आपको बता रहा हूं। ये आपसे कहा गया कि एक एसएचएम को देखो, यहां कंसेप्ट की तरह ये आइडिया सेट कर लेना। स्प्रिंग ब्लॉक वर्क पावर आप पढ़ चुके, और आप देखो ये ऑसिलेट करता हुआ, ये इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन। ये ब्लॉक आके यहां रुकता होगा और फिर वापस आएगा और फिर यहां जाके रुकता होगा। तो इक्विलिब्रियम पर गौर करो, इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी क्या दिख रहा है? मिनिमम। और काइनेटिक एनर्जी क्या दिख रहा है? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है? 0। वेलोसिटी क्या दिख रहा है? मैक्सिमम। सर आपको कैसे पता? अरे यार, दोनों किनारे पे रुका हुआ है, ऑसिलेशन हो रहा है, बीच में मैक्सिमम होगा। और ये सेट यहां भी चेक करो, एक्सट्रीम वाले पे, एक्सट्रीम पे स्प्रिंग पूरा खिंचा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक रेस्ट पे आ गया, मिनिमम। वेलोसिटी मिनिमम, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। सर ऐसे कैसे? अरे यार, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x, एसएचएम का ओनली कंडीशन। तो मॉड लोगे तो मैक्सिमम कब होगा? जब x मैक्सिमम होगा। माइनस तो केवल डायरेक्शन बताने के लिए। तो आपको यहां भी दिखेगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, वेलोसिटी मिनिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम, इसका फील आ गया आप लोगों को? यदि नहीं तो मैं थोड़ा और कोशिश करूं। आ गया सर। मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, उससे आसान होता है कि इवेंट को एनालाइज कर लो और आप डायरेक्ट फील कर लो। एसएचएम, और कहीं भी कोई भी एसएचएम हो, चाहे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हो, चाहे पानी में किसी ब्लॉक का हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, किसी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, कुछ भी। अब ये हर एक एसएचएम के लिए वैलिड है जो यहां लिखा हुआ है। ये नहीं कि केवल सर ये स्प्रिंग ब्लॉक में आपने दिखाए तो केवल उसी में वैलिड होगा। ये वैलिड इन ऑल केसेस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब कोई भी एसएचएम वर्ड जहां यूज करोगे आप, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम, चाहे लेफ्ट वाला एक्सट्रीम हो चाहे राइट वाला एक्सट्रीम हो, इसको हम लोग एक्सट्रीम कह देते हैं। इधर भी कह देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन।
और ये इक्विलिब्रियम तो है ही। अब क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जाता है और उसके आंसर तेजी में कैसे करें। F y equals to a sin omega t plus pi by 3. Then find t minimum when y equals to a by 2. Kinetic energy maximum, potential energy maximum। ये क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। सेकंड का आंसर तो टी जीरो। सर एक मिनट, सेकंड का आंसर T0 गलत है। सर एक मिनट। आप या तो, और यहाँ ये मैं और एक डाटा दे ही देता हूं, गिवन t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये आपके पास गिवन है। t है टाइम पीरियड। सर T/6 पे होगा सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। गलत है। माइक खोली माइक। सर 5t/12 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सर T/3 सर। किसके लिए आंसर है T/3 T/12? सर केमिकल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सर T/3 और दोनों, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम T/12। ये T/3 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मैं फिर से कह रहा हूँ गलत है। सर 5t/12 T/3 पे मुझे सोचना पड़ेगा एक बार। T/3 कह रहे हो तो पहले कुछ मैं भी एक बार देखता हूँ कैलकुलेट करके। एक आया है आंसर T/12, वो किसके लिए है? T/12 सर पोटेंशियल एनर्जी। गलत है। हाँ, T/12 पोटेंशियल एनर्जी के लिए। डायग्राम यदि दिख रहा है तुम्हें तो अब सही है। डायग्राम से क्या है सर? जब एक्सट्रीम पे होगा सही है। सर तब यहाँ देखिए सब और कोई, यहाँ देखिए सब कोई, सबसे इम्पोर्टेंट ये पहला वाला आप समझो पहले, बाकी मुझे ये वाई प्लस ए पे या वाई माइनस कहाँ दिख रहा है भाई? T0 y plus 2 is a 3/2। तो ऐसे सोचो ना, जब
आपकी वॉइस लैग हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वाई इनिशियल फेज तो सब देखना जानते ही हो। कहा गया कि ये एंगल है 60 डिग्री, फाई इनिशियल फेज। तो यहां पर आप देख रहे हो ये 60 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा ए साइन 60, ये हो गया ए रूट 3/2। ये ऊपर जा रहा है प्लस ए की तरफ, और a/2 तो यहां कहीं होगा। तो कैसे आएगा यहां पर? पहली बार पहले ये यहां जाएगा और फिर मुड़ करके यहां आएगा, या इस तरह देखो कि ये इधर जा रहा है तो एसोसिएटेड सर्कुलर मोशन यहां होना चाहिए। तो इतनी देर बाद ऐसा होगा जब ये a/2 पे होगा। और उसके लिए क्या करो, ये एंगल देखो, ये एंगल तुम्हें 60 डिग्री दिखने लगा क्योंकि ये a है और ये a/2 है, और ये तुम्हें 30 डिग्री दिख रहा है। क्यों दिख रहा है 30 डिग्री? क्योंकि इधर है 60 डिग्री, इधर दिख रहा होगा 90 - 60, दैट इज 30। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो हम एंगल देखेंगे θ/ω, वो थीटा हो जाएगा π/3 + π/6 बाय ओमेगा, π/2 बाय 2π/t। तो ये हो जाएगा t/4। तो t/4 टाइम के बाद पहली बार पार्टिकल a/2 पे पहुंचेगा। t/4 टाइम के बाद पहली बार पार्टिकल a/2 पे पहुंचेगा। क्या ये आइडिया मैं फिर से समझाऊं या समझ में आया? सर एक बार फिर नहीं सर, फिर से समझा दो एक बार। अच्छा, मुझे ये बताओ, इक्वेशन है a sin ω/t + π/3। तो टाइम 0 पे पार्टिकल को कहाँ होना चाहिए? π/3 पे। a साइन sin ω × 0 + π/3, a sin π/3, a √3/2। अब आप डायग्राम बना लीजिए, y0 y a √3/2। करिए, यहां पर आप एक ब्लॉक को देखिए, टाइम 0 पे वो यहां नहीं है, इससे फाई आगे है, इनिशियल फेज π/3 60 डिग्री टाइम 0 पे, और ये SHM वाला पार्टिकल आगे जा रहा होगा क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में 60 डिग्री पे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए देख रहे हैं ना। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऊपर जाता देखो, SHM वाला पार्टिकल ऊपर जाता देखो। तो ये कब पहुंचेगा a/2 पे? a/2 बताओ, a √3/2 से ऊपर होगा या नीचे होगा? a/2 नीचे होगा सर। नीचे। तो नीचे यहां कब पहुंचेगा पार्टिकल? तो नीचे है, तो ध्यान से देखिए कि ये तो पहले अपना रास्ता कंप्लीट करके ऊपर तक जाएगा और फिर वहां से मुड़ करके आएगा। उस क्रम में सर्कुलर मोशन वाला चलते हुए आ रहा है, चलते हुए आ रहा है, ये यहां आया, ये नीचे जाते दिखा। तो पहली बार a/2 पे पहुंचेगा, उसके लिए ये एंगल ढूंढेंगे और उसको ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, तो हमें वो t मिनिमम जो रिक्वायर्ड है पहले वाले पार्ट का वो पता चल जाएगा। क्या वृंदा ये बात समझ में आई? यस सर। अब एंगल ढूंढो, कैसे ढूंढोगी?
यहाँ एंगल कितना होगा पहले ये बताओ। अच्छा चलो ये बताओ, ये लेंथ रेडियस कितना है, बोलो ए। यस सर ए। और यहाँ बेस कितना दिख रहा है तुम्हें, ये जो ब्लैक कर दिया मान लो, या ये जो ब्लू कर दिया मान लो, A/2 ये जो ग्रीन कर दिया मान लो A/2, तो बताओ यहाँ एंगल कितना होगा। 60 डिग्री। और इधर दूसरा वाला एंगल कितना दिख रहा है, 30 ये जो डिग्री। ब्लैक कर रहे हैं, 30 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 90। तो थीटा के बदले हम क्या रख देंगे ऊपर, π/2। π/2 और ये 2π/t। 2π/t। ठीक है सर। पहला पार्ट क्लियर। यस सर। पहले पार्ट में तो यही था। अब मुझे ये बताइए कि y0 और टाइम 0 पे आप अब समझ चुके, a√3/2 पे है पार्टिकल, और आपने वो सर्कुलर मोशन वाला आइडिया भी अप्लाई करके देख लिया कि ये यहाँ पर है, यहाँ तो नहीं है, और ये इधर जा रहा है टाइम 0 पे, ये ऊपर जा रहा है। मुझे बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ कहाँ मिलता है। तो मैं याद दिलाता हूं, एक्सट्रीम पोजीशन पे, स्प्रिंग ब्लॉक वाला भी अभी देखा था, याद करो, SHM स्प्रिंग ब्लॉक एक्सट्रीम पे, चाहे वो मैक्सिमम खींचा हुआ हो, चाहे वो मैक्सिमम दबा हुआ हो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो सारे SHM में यही होगा, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीम पे। बताइए, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होता था, SHM याद करो स्प्रिंग ब्लॉक का। सर मैं तो आज तक नहीं याद कर पाया, तो अभी कैसे याद कर लो। अरे 2 मिनट रुक जाओ यार, फिर से देखो, ये x0, x-a और x+a। बताओ इक्विलिब्रियम किसको कहते हो और एक्सट्रीम किसको कहते हो, क्या वो सब दिख गया चित्र में। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होगा, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होगा, जल्दी बोलना। तो याद करो, ब्लॉक को झूलते देखो तेजी में, SHM देखो, देखो देखो देखो, एक्सट्रीम पे क्या होगा, कबड्डी खेल रहा होगा या रेस्ट होगा, रेस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा एक्सट्रीम पे, मतलब मिनिमम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में वृंदा बोलो कुछ, क्या होगा एक्सट्रीम पे। सर मैक्सिमम। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब बताओ मैक्सिमम होने के लिए ये कहां पहुंचना पड़ेगा पार्टिकल को, पहली बार मैक्सिमम हो पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए, ए पे। तो ए पर पहुंचने के लिए कम से कम कितना टाइम चाहिए, तो जितना टाइम सर्कुलर मोशन में ये काले वाले आर्क को कवर करने में लगेगा, उतना ही देर में फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहुंच जाएगा ए पे। दिखा या नहीं दिखा, यस सर। ये एंगल तो आप पहले ही जानते हैं π/360 डिग्री, तो ये एंगल दिख गया आपको 30 डिग्री π/6। तो टाइम बताइए कितना हो गया, टाइम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए उसके लिए कितना हो जाएगा, π/6 अपॉन 2π/2। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए पार्टिकल को सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट को कहां जाना होगा,
तो सर, पहले maximum- ये सोचिए कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता कहां पर है? बी पोजीशन, इन पोजीशन सर। मेन पोजीशन। तो ये ऊपर गया और मुड़ करके यहाँ आया, और सर्कुलर मोशन वाला देखिए बढ़ता चला आया, बढ़ता चला आया। तो जब ये यहाँ पहुंचेगा, तो पहली बार जब ये यहाँ पहुंचे तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम। इसके लिए टी मिनिमम कितना होगा? तो एंगल ढूंढते हैं। क्या एंगल सबको दिखने लगा? 90 + 30। तो टी मिनिमम जो दूसरे पार्ट के लिए था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए मिनिमम कितना टाइम लगेगा ऐसी घटना में? तो थीटा बाय ओमेगा, π/6 + π/2, 4π/6 by 2π/t। 4π/6 4π/6 into 2π ऊपर में t, t/3 आ गया। तो सही था आप लोगों का। क्या इस तरह के क्वेश्चन सारे आप लोगों से बन जाएंगे? ये सर्कुलर मोशन हेल्प करेगा, उसमें समझ में आने लगा? यस सर। या मैं फिर से कोशिश करूं कुछ और एग्जांपल लेके? हमको दे दीजिए सर एक दो एग्जांपल। चलिए ट्राई करिए। F y = a sin omega t plus π/8, then find t minimum when kinetic energy maximum। सर 70/16। यस सर। यस सर, यही है। बहुत बढ़िया। देखते हैं, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। y0 इससे आगे हैं फाई, इनिशियल फेज π/8। ये टाइम 0 वाला सिचुएशन ये दिया गया है, और हम चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब हम चाहते हैं यहाँ आ जाए। तो एसोसिएटेड सर्कुलर मोशन यहाँ देखना चाहते हैं। तो टाइम 0 से इस दुर्घटना में कितना टाइम लगेगा? मिनिमम, मतलब पहली बार यहाँ आएगा। ये एंगल दिख रहा है या ये एंगल दिख रहा है π - π/8। तो ये हो गया 7 π/8। तो टी मिनिमम हो गया 7 π/8 अपॉन 2π/t। ये हो जाएगा 7t/16। यही आया है। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। 7t/16। यदि किन्हीं को फिर से समझना हो तो बताएं। नो सर, समझ में आ गया सर। यहाँ इस बात पे गौर करिए, ऐसा भी तो हो सकता है दो पार्टिकल कबड्डी खेल रहे हो, मतलब एसएचएम कर रहे हो, पैरेलल
ट्रैक पे। दो पार्टिकल कबड्डी खेल रहे हो पैरेलल ट्रैक पे, एक टाइम 0 पे यहां दिख रहा है 1 नंबर वाला, और 2 नंबर वाला टाइम 0 पे यहां दिख रहा है y इक्वल्स टू a√3/2 पे। आराम से देख लीजिए, दो पार्टिकल। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, इफ y1 इक्वल्स टू a sin omega t and y2 equals to a sin omega t plus pi by 3. Then find out T minimum when they cross, or they have same displacement. दूसरा, T minimum when they have maximum separation between them. इसी में ये भी पूछा जा सकता है कि जब उनमें मैक्सिमम सेपरेशन है उस समय वो सेपरेशन कितना है। ये भी पूछा जा सकता है कि जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उस समय उनका दोनों का पोजीशन क्या है। एक ही जगह होंगे ना, क्रॉस कर रहे हैं, तो वो क्या है। तो पहले तो केवल टाइम के लिए हम लोग फाइट करते हैं, बाद में और कुछ सोचेंगे। तो डायग्राम देखिए और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो ऐसे लिखा रहेगा, डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा। सॉल्व करते वक्त हम लोग डायग्राम बना लेंगे तो आसानी होगी। क्या आसानी होगी वो मैं डायग्राम में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्वेश्चन को देखिए, और आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो आप 5 मिनट दीजिए, सोचिए, और नहीं तो फिर मैं हेल्प करता हूँ। सर फर्स्ट का T/6 सेकंड का 0। सर मेरा आ रहा है सर, फर्स्ट का आ रहा है सर T/6 और सेकंड का आ रहा है 5T/12। देखते हैं। फर्स्ट का T/6 सेकंड का 0।
यहाँ गौर करिए सब कोई, ये आपने दोनों ब्लॉक को नंबरिंग के साथ सर्कुलर मोशन वाले को देखा, दोनों के ओमेगा को देखा इक्वेशन से एक जैसा, और दोनों का ओमेगा एक जैसा, तो उनके बीच में जो सेपरेशन है आर्क का, वो आर्क लेंथ तो बदलने से रहा, मतलब ये एंगल बदलने से रहा। ये जो इन दोनों में फेज का डिफरेंस है वो कितना, तो यहाँ चेक करिए, ये आ जाएगा a cos 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ये तो फिक्स है, ये जो है, ये जो इन दोनों के फेज का डिफरेंस है ये कांस्टेंट बना रहेगा π/3। अब क्योंकि ओमेगा भी सेम है, अब इन दोनों ब्लॉक को घुमाने की प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा, साथ में एक नजरिया बनाइए अपना। दो ब्लॉक हैं जिनके बीच में एंगल है 60, और ये दोनों चक्कर लगाएंगे और उनके फुट ऑफ परपेंडिकुलर को आप फील करेंगे। नंबर वन एंड नंबर 2। अब ये ब्लू कलर से बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा ये भी, थोड़ा सा आगे बढ़ा ये भी। नंबर 1 और ये नंबर 2। अब मैं ग्रीन कलर से बनाता हूं, एक उस तरफ एक इस तरफ। नंबर 1 एंड नंबर 2। कभी तो ऐसा होगा घूमते जाएगा, तो ये जा रहा है ऊपर नंबर 1, और ये नंबर 2 वापस आ रहा है। अच्छा, ये तो क्रॉस करने लगे एक दूसरे को। हाँ, तो खुशी की बात। चलिए, मैं अभी क्वेश्चन के आंसर तक नहीं जाता, ऐसे ही सिचुएशन और आएगा। फिर रेड वाला मैं बनाता हूं, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं एक ब्लैक वाला बनाता हूं, नंबर 1, नंबर 2। देखिए, ये दोनों फिर एक ही तरफ आते गए। फिर रिपीट करता हूं, ब्लू वाला बनाता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। तो ऐसे आप 1, 2 को देख रहे हैं, तो आप सर्कुलर मोशन में जो इनके बीच का एंगल होगा ना, सेंटर पे ज्वाइन करके जो देखेंगे, ये जो आर्क होगा, ये लेंथ फिक्स होगा, ये इनके बीच का एंगल भी फिक्स होगा, वो 60 डिग्री हमेशा बना रहेगा। घूमते गए, फिर से एक बार ब्लैक वाला बनाता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। अरे, ये तो फिर से एक जगह आ गए। अरे तो आने दो ना यार, कई बार तो क्रॉस करेंगे एक दूसरे। मुझे पहली बार वो यहाँ ब्लू वाला ग्रीन वाला है। तो इस बात पे गौर करिए कि शुरू में सिचुएशन ये था, ये 60 डिग्री के आगे 1 और 2, और जब ये क्रॉस कर रहे थे तो क्रॉस करते वक्त मैंने ऐसे देखा इनको 1, 2। तो 1 और 2 जब ये क्रॉस करते हुए मैंने देखे, 1 ऊपर जा रहा था और 2 नीचे आ रहा था, तो सिमेट्री के कारण ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया। और यदि ये 30 डिग्री है तो इधर वाला 60 डिग्री हो गया। मतलब 1 वाले को कितना चल के आना पड़ा, 1 वाले को चल के आना पड़ा 60 डिग्री, π/3 अपॉन 2π/t, तो ये हो गया t/6। सर आपने 2 वाले को क्यों नहीं सोचा? अरे यार, किसी एक को सोचो यार, उन दोनों के बीच में तो वैसे ही रहेगा, जितना एक टाइम लेगा उतना ही दूसरा टाइम लेगा, दोनों का एक जैसा है। तो 1 वाला कहां से कहां शिफ्ट होगा? तो 1 वाला यहां से यहां शिफ्ट होगा, तभी हम वो क्रॉस करते देखेंगे एक दूसरे। सर मेरे नहीं समझ में आया। आहा, चलो एक बार और देख लो। शुरू में
यहाँ ये 60 डिग्री दिख रहा है, 5, ये 1 था और ये 2 था, ये 1 था और ये 2 था। ओमेगा एक जैसा। तो जब ये चलते जाएंगे तो जब इनको क्रॉस करता आप देख रहे हैं, नया डायग्राम में आ जाइए, क्रॉस करता देख रहे हैं तो ये दोनों एक ही जगह पर तो होगा, एक नीचे आता हुआ एक ऊपर जाता हुआ। और ये एंगल यहां जब आप आएंगे सिमेट्री के कारण, ये साइड बराबर, ये 90 बराबर, ये साइड बराबर, ये कॉमन, तो ये एक जैसे हो जाएंगे। ये और ये 60 डिग्री इनके बीच में एंगल है, तो ये 30। तो जब ये क्रॉस कर रहे होंगे एक दूसरे से, उस समय उनका कोई कोऑर्डिनेट पूछे तो हम क्या कह देंगे, a cos 30, ये √3/2 पे ये क्रॉस करेंगे पहली बार। और उसमें टाइम कितना लगा, अरे तो टाइम कितना लगा देखो ना, 1 वाला कहाँ था, यहाँ 1 वाला यहाँ से यहाँ चला आया है, उसमें कितना टाइम लगा होगा, ये 60 डिग्री है, तो t मिनिमम कितना हो जाएगा, π/3 अपॉन 2π/t, t/6। अब यदि मैं बात करता हूं इनके मैक्सिमम सेपरेशन होने की, तो मैक्सिमम सेपरेशन के लिए ये दो डायग्राम सेट करो दिमाग में। मैक्सिमम सेपरेशन होगा जब ये y0 के एक इधर होंगे ऊपर और एक नीचे। सर ऐसा क्यों, ऐसा आप क्यों करते हो, अरे सोचो, y0 के एक यदि ऊपर है और y0 के एक यदि नीचे है, तो उनके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं, देखो आराम से देखो, ध्यान से देखो, उनके बीच में अभी जो सेपरेशन होगा वही तो मैक्सिमम सेपरेशन होगा, डिस्टेंस मैक्सिमम दिखेगा। मिनिमम डिस्टेंस पूछता तो वही टाइम क्रॉस करने वाला, और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछेगा मतलब ये, या तो ये, नहीं तो दूसरे डायग्राम देखो, ब्लू में मैं बना देता हूं। ऐसा जब होगा तब भी हम कहेंगे कि मैक्सिमम एक इधर हो एक इधर। तो अब इन दोनों में पहले कौन सा पॉइंट आने वाला है, 1 2, ये वाला सिचुएशन, रेड वाला सिचुएशन पहले मिलेगा या ब्लू वाला सिचुएशन पहले मिलेगा, सर पहले रेड वाला मिलेगा। तो ये टाइम मिनिमम वाला होगा। और इसके लिए 1 को कहां से चल के आना पड़ा, 1 को यहां से चल के आना पड़ा है। ये एंगल 60 डिग्री था, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, यहाँ 90 है, ये हो जाएगा π/2 प्लस π/3 अपॉन 2π/t। 50/7, 50/12, यस सर, यही ना। हाँ सर। और वो मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये है a, तो यहां से यहां तक हो जाएगा a cos 60, और ये भी है a, तो ये हो जाएगा a cos 60। तो टोटल डिस्टेंस ये d मैक्सिमम हो जाएगा a cos 60 का डबल, दैट इज इट। यदि अंदाजे से यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, या तो मिनिमम टाइम पूछेगा या मैक्सिमम सेपरेशन पूछेगा, और भी कुछ पूछेगा तो आप तैयार रहिए, ये डायग्राम जो है ये बड़े काम का है। आगे सर समझ। अनुज, ये कंफर्टेबल हैं आप, ये समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर।
मुकुल, आप हैं क्लास में आज? यस सर। कंफर्टेबल? यस सर। ऋषभ यस सर। क्लास में है? यस सर। यदि किन्हीं को लगे एक बार और समझना है तो प्लीज मुझे बताएं। नो सर। नो सर। सिमरन ओके? यस सर। वृंदा? सर आ गया। बहुत बढ़िया। यहाँ एक सेट ऑफ क्वेश्चन और आता है जिनमें ओमेगा को अलग कर देते हैं। देखिए, if x1 equals to a sin omega t and x2 equals to a sin three omega t plus pi by 8, then find the minimum time when two particle will oscillate in same phase. अब यहां अंतर क्या किया हमने? बदल दिया। सर आपने x लिख दिया। अरे x लिखे y लिखे एक ही बात है यार। फिर भी यदि आपको लगे कि सर आपने x लिख दिया, ले y1 y2 कर दिया, आंसर एक ही तरह से देखेंगे। हमेशा आदत बनाना y एक्सिस पे ही पार्टिकल को, SHM को देखो और सर्किल एंटी क्लॉकवाइज घूमते देखो। एक हैबिट बना लेना। ये किताब का तरीका नहीं है, ये मेरा तरीका है, तो आप ऐसे ही फॉलो करो। ये नहीं कि x आया तो अब x एक्सिस पे देखूं। हाँ, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तुरंत अपने दिमाग को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक पे टिके रहो, वो बेहतर रहेगा। उसकी हैबिट ज्यादा रहेगी तो कम से कम टाइम में आपको दिख जाएगा। अब यहाँ ओमेगा अलग अलग है, बाकी सब इक्विलिब्रियम सेम होगा, एक्सट्रीम सेम है, लेकिन ओमेगा अलग है। तो अब इनके बीच का जो आर्क होगा, इनके बीच का जो फेज होगा, वो फिक्स नहीं रहेगा, वो बदलेगा टाइम के साथ। अब बारी आता है कि ऑसिलेट इन सेम फेज। तो अब ऑसिलेट इन सेम फेज का पहले मीनिंग तो समझ में आए। तो मीनिंग पहले समझिए कि एक ही साथ एक ही पोजीशन पर एक ही डायरेक्शन में यदि जाते हुए ये मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं उस मोमेंट पे। फिर से मैं बोलता हूं, एक ही साथ एक समय पर एक ही पोजीशन पर एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिख जाए। ये नहीं कि y इक्वल्स टू ay2 पे हैं दोनों, एक जा रहा है ऊपर एक जा रहा है नीचे, तो वो कहलाएगा अपोजिट फेज। y इक्वल्स टू ay2 पे हैं दोनों और दोनों जा रहा है ऊपर, तो कहलाएगा सेम फेज। y इक्वल्स टू ay2 पे हैं दोनों और दोनों जा रहा है नीचे की तरफ, तो कहलाएगा सेम फेज। अब इनके सेम फेज का जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है वो भी अच्छा है, लेकिन क्यों जाऊं मैं उसमें जब मुझे सर्कुलर मोशन पता है। मैंने उसी के लिए तो ये मेहनत की कि सर दिमाग में इनको जोड़ दूं, सर्किल को, सर्कुलर मोशन को और SHM को। अब ये पैरेलल ट्रैक बना लो, y0 y प्लस a y माइनस a डिसाइड कर लो। रास्ता यही है, y1 और 2 दोनों पार्ट के इसी पे कबड्डी खेलने वाले हैं। शुरुआत करो। ये पार्टिकल नंबर 1 और पाई बाई 8 फेज पे आगे
पार्टिकल नंबर 2 सर्कुलर मोशन वाला देख लो, और दोनों के एसएचएम वाला अब देखना चाहो तो देखो, ये 1 ये 2 टाइम 0 पे दोनों दिख रहे हैं। दोनों के इंटरेस्टिंग है, ओमेगा अलग अलग, ये है 3 ओमेगा और यहां पर है ओमेगा। तो एक तो तेजी तेजी में भाग रहा होगा, धीरे धीरे भाग रहा होगा, तो कभी न कभी दोनों एक जगह एक साथ एक डायरेक्शन में जाते दिखेंगे। ज्यादा लफड़ा नहीं पालना, करना क्या है, एक को ऑब्जर्वर बना दो, ध्यान देना, ये 1 y0 फिक्स रखो दिमाग में, 1 ये इसको ऑब्जर्वर बनाकर इसे रेस्ट पे कर दो, इसका ओमेगा छीन लो, और यहाँ जो दूसरा वाला है 3 ओमेगा उसको अपोजिट में ओमेगा दे दो। और अब ये 2 नंबर वाला अकेले कबड्डी खेलने वाला है, उसका नेट ओमेगा अब लिखो 3 ओमेगा माइनस ओमेगा दैट इज 2 ओमेगा। और ये कब पहले वाले के बगल में पहुंच जाए, इसके लिए अब देखो, तो 1 वाला तो अब जाने से रहा कहीं पे, तो जो भी करेगा वो 2 वाला ही करेगा। ये 2 वाला फिर से, या ये 2 वाला पहली बार आ जाएगा 1 के बगल में इतने देर के बाद। तो ये जो टी मिनिमम है वो थीटा बाय ओमेगा। अब यहाँ थीटा बाय ओमेगा जो है थीटा रिलेटिव बाय ओमेगा रिलेटिव कह लो, थीटा रिलेटिव, तो अब तो एक चल नहीं रहा, ये पाई बाई 8 है, तो इधर से इधर वाला एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 8, 15 पाई बाई 8, 15 पाई बाई 8 अपॉन 2 पाई बाई T1, पहले वाले का जो, ओ सॉरी, पहले तो वो पुटअप करो, ओमेगा रिलेटिव कितना, ओमेगा रिलेटिव है 2 ओमेगा, तो यहाँ पहले देख लो 15 बाई 16, और ओमेगा के बदले लिख रहा हूँ 2 पाई बाई T1, पहले वाले का टाइम पीरियड 2 पाई बाई T1, क्योंकि ओमेगा 2 पाई बाई T1 पहले वाले का टाइम पीरियड। और ये कितना आ गया, ये आ गया 15 T1 बाई 32, टी मिनिमम हो गया 15 T1 बाई 32। सेम फेज में आने का मतलब एक ही समय एक ही जगह एक ही पोजीशन पे होना। यदि दोनों को चलने देते और तब मैं सोचता कि ये कब एक जगह आए, वो लफड़ा हो जाता। और ये कई बार एक जगह आएंगे, कई बार ऐसे एक जगह आएंगे जब ये अपोजिट जा रहे होंगे, और कई बार ऐसे एक जगह आएंगे जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में घुस के उसे कैलकुलेट करना लेंथी प्रोसेस है, और यहाँ रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा आइडिया यूज करके सीधे आंसर को ढूंढ लेना आसान तरीका है। यदि दिख जाए तो बड़ी खुशी की बात। क्या एक बार और समझाना होगा से पहले 2 मिनट आगे सर। सर मैं T2 यूज करना चाहता हूं तो क्या करूं? हाँ, ऐसा विचार मन में आए तो अच्छे है। एक काम करो ना, T1 T2 में रिलेशन ही तो देख लो। T1 है 2 पाई बाय ओमेगा और T2 है 2 पाई बाय 3 ओमेगा। सर ऐसे क्यों? ओ यार, इक्वेशन से डिवाइड करो तो T1 बाय T2 हो गया 1 बाय 3, 3T1 हो जाएगा T2,
तो जो टी मिनिमम अभी हमने ढूंढा था जब ये सेम फेज में आए, हमने ढूंढा था 15T1 बाई 32 और 3T1, तो 5 into 3T1, 5T2 बाई 32, इसी को 5T2 बाई 32 भी कह सकते हो। तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में दोनों दिए जा सकते हैं। Where T1, T2 is time period of SHM represented by equation 1 and equation 2. यदि लगे कि कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज। ये जो टेक्निक है इसको कुछ किताब फेजर एनालिसिस के नाम से समझाता है। मैं इसको हमेशा कहता हूं कि आप मान करके चलो एसएचएम से सर्कुलर मोशन एसोसिएटेड है और सर्कुलर मोशन एसएचएम दोनों को मिक्स करके काम करो और देखो कैसे मजे से आंसर आते हैं। किताब इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता कि सर्कुलर मोशन को देख देख कर क्वेश्चन बनाओ। मैं कहता हूं आपको आसान लगे तो फॉलो करो, आज से सारे क्वेश्चन सही बनेंगे, गारंटी मेरी है। रोटेशन के जो नए बच्चे हैं वो आप लोग खुद यदि कुछ पूछना चाहो तो अगले टर्न पे शुरू के या लास्ट के आधे घंटे में पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चंस, ठीक है। रोटेशन के जो भी बुक हो, जो भी आइडियाज हो आपके पूछने, और जो कोशिश करिएगा HC वर्मा से पूछ लें। और उसके बाद आप जिज्ञान की जो अपनी बुक है उनके रोटेशन के क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आप एक्सरसाइज 1 पहले पूछेंगे ना जिज्ञान बुक से, या एक्सरसाइज 2, तो एक्सरसाइज 1 में रोटेशन के जिनको जो भी डाउट हो जिज्ञान बुक के वो पूछ सकते हैं। एक तो हो गया HCV से पूछना हो रोटेशन, वो पूछें। और एक हो गया इसी में एक्सरसाइज 1 जिज्ञान बुक। तो मैं भी पूछने सर। और आप लोग यदि अच्छे बच्चे सारे पूछना चाहें तो सारे पूछिए 1 2 3। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसमें 1.5 घंटे में 45 मिनट इसमें दे सकूं तो दूं। और 13th वाले बच्चे हैं तो जिन्होंने डिटेल मेरे से नहीं पढ़ा है वो भी ध्यान से सुनेंगे डिस्कशन, तो उम्मीद करूंगा मैं कि आप समझ पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे होंगे, ठीक है। तो अगले टर्न पे मैं डिस्कशन में कुछ टाइम लगाऊंगा और कुछ एसएचएम में आगे बढ़ने के लिए लगाऊंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर।